सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ट्रंप ने वॉर्न किया कंट्रीज को कि जो गेम खेल रही हैं, पीछे हट रही है ट्रेड कमिटमेंट से, उसको हाई टैरिफ भुगतना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिस हिसाब से अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्या ये वापस आएगा? और क्या जो अंडर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, नहीं कर पाते? क्या होती है इनकी साइकिल, ये डिस्कस करेंगे। और मैंने अपने पोर्टफोलियो को पहली बार हेज करना शुरू कर दिया है 2026 के लिए। वो स्ट्रेटजी क्या कहती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं मार्केट मूड इंडेक्स से। आज के डेट में जहां पे ग्रीडी जोन पे था कल तक बाजार, अब आज फियरफुल जोन के अंदर आ चुका है। मतलब डर का माहौल तो इंडियन मार्केट के अंदर है। और अगर हम ओवरऑल बाजार की बात करें तो आज काफी डिसेंट लेवल पे हमें पॉजिटिविटी दिखी। बाजार में जो टॉप गेनर्स रहे वो वेदांता है और बाकी सारे स्टॉक्स आपके सामने होंगे। और जो टॉप लूजर रहे उसमें इंडियन रेलवे रहा, अदानी रहा, रिलायंस रहा। और इन सब के पीछे सिंपल रीजन है क्रूड ऑयल। सो नेट अगर हम आज के बाजार की बात करें तो बाजार के अंदर ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुआ। एक काफी ज्यादा फॉल दिख गया था तो एक पुल बैक हमें देखने को मिल रहा था। और ये जो आरएसआई था ये सेम चीज इंडिकेट कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म की रिकवरी है। आने वाले टाइम के अंदर क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, ये काफी ज्यादा अनसर्टन हो चुका है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जो हमारे ट्रंप चाचा हैं वो हर दिन आकर के कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं जिससे इंडियन मार्केट, इवन जो यूएस की मार्केट है, ये भी काफी ज्यादा परेशान है। और जो यूएस का डेट है ये इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। इवन यूएस के अंदर जो ट्रेड है वो एक्चुअली वर्कआउट नहीं कर पा रहा है जैसे ट्रंप ने सोचा था कि भाई जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है ये कम हो जाएगा। तो अगर हम स्क्वायर वन पे चलें कि ये टैरिफ की वॉर शुरू क्यों हुई थी, ये टैरिफ की वॉर इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि जो यूएस है और जो ट्रंप है वो ये सोचता है कि हर कोई हमें माल दे देता है, हमसे कोई माल नहीं खरीदता। इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। अब जो टैरिफ है वो लगा करके यूएस ये सोच रहा था कि हर कोई हमारे देश में आएगा और हमारे देश में प्रोडक्शन करेगा। लेकिन ये सारी की सारी कहानियां कहां जाकर के फंस गई, ये बन गई एक टैरिफ वॉर। लेकिन यहां पे क्या प्रोडक्शन बढ़ी यूएस की? नहीं। क्या कंजम्पशन बढ़ा? यस। क्या इंपोर्ट बढ़े? यस। क्या एक्सपोर्ट बढ़े? नो। और यही चीज यहां पर झलकते हुए दिख रही है कि जो यहां पे प्लान था ट्रंप का वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। क्योंकि आज की डेट के अंदर भी जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब यूएस इतना बेच नहीं पा रहा दुनिया को जितना दुनिया से खरीदता है। इससे बेसिकली हुआ बस ये है कि जो चीज लोग इंडिया से खरीदते थे वो वियतनाम से खरीद रहे, जिनके पास टैरिफ कम लगे हुए हैं। तो बस यही चीज हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। और ये होना भी नहीं था, ये एक्चुअली ट्रंप को भी पता था। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डिसरप्शन करने आया है और जो हरकतें उसकी है वो सिर्फ डिसरप्शन ही करेगा। क्योंकि इस समय पे अगर आप देखोगे तो जो यूएस के खुद के लोग हैं, पहली चीज वो काबिल नहीं है। ज्यादातर लोग वहां पे फ्री का पैसा खा खा करके काबिल बचे ही नहीं है। दूसरी चीज, वहां की जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी हाई है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर भी लोगे और प्रोडक्ट को बना भी लोगे तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी महंगी होगी कि एक्चुअली पूरी दुनिया उसे कंज्यूम कर भी नहीं सकती। तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा जॉब देता है, वो यूएस के काबिल ही नहीं है। क्योंकि अगर आपकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इस सिचुएशन में प्रॉब्लम ये आती है कि जो आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर वो हाई वैल्यू नहीं है तो आप एक्चुअली पैसा नहीं कमा पाओगे, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, इवन आपके खुद के देश के लोग ही कंज्यूम नहीं करेंगे। और ये प्रॉब्लम तो इंडिया में भी देखने को मिलती है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया के अंदर सेटअप की जाती है तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी हाई होती है, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बड़ा नहीं होता कि हम बल्क में प्रोड्यूस कर पाए, राइट। जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं वो ये स्ट्रगल फेस करते हैं। लेकिन चाइना में इसी का उल्टा होता है, वो इतना मास प्रोड्यूस करते हैं कि उनकी जो कॉस्ट होती है वो इतनी कम हो जाती है कि वो दूसरे देश को पूरी तरीके से बर्बाद करते हैं। और ये इंडिया और चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है वही देख करके आप समझ सकते हो। हम चाइना को ज्यादा कुछ बेच नहीं पाते और दबा करके खरीदते हैं, क्योंकि वो जो माल बेचते हैं वो सस्ता माल बेचते हैं। और यही चीज यूएस के साथ भी हो रही है, जहां पर इन्होंने सोचा था कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, ये नहीं कर पा रहे। यूएस का जो मेन पॉइंट है, मतलब आईटी, जो उनकी प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, जैसे हो गया माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, दूसरा उनका डिफेंस, ये सबसे ज्यादा पैसा जनरेट करता है यूएस के लिए। लेकिन जो यूएस के लोग हैं वो काबिल ही नहीं है कि वो यहां पर पार्टिसिपेट कर पाए। इसलिए इन दोनों सेक्टर को भी जो बाहर से इमिग्रेंट्स आते हैं वो रूल करते हैं। इसी वजह से आप देखोगे जितनी भी
बड़ी बड़ी कंपनी है वो इंडियन ओरिजिन के सीईओ के अंदर ही चलती है। अब बोलोगे भाई चाइना के लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि चाइना अपने इंटेलिजेंट माइंड को बाहर जाने ही नहीं देता, तो वो बाहर जाके सीईओ बनेंगे कैसे? वो इतना पैसा देता है अपने इंटेलिजेंट माइंड्स को, आप हमारे देश में ही रहो और हमारे देश के लिए ही काम करो, आप बाहर जा नहीं सकते, हम अंदर ही इतना पैसा दे देंगे। दूसरी, चाइना की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है कि वहां पर एक रूल आ गया है कि चाइना के जितने भी लोग हैं, जितने भी गवर्नमेंट बॉडी के अंदर लोग हैं, उनके बच्चे चाइना के बाहर जाकर के नहीं पढ़ेंगे, वो चाइना के अंदर ही रहेंगे। और इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया के अंदर ज्यादातर जो बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं हमारे, उनके बच्चे हो गए वो इंडिया में रहते ही नहीं है, वो आउट ऑफ इंडिया सेटल है। तो उन लोगों के लिए इंडिया को ग्रो करने के पीछे या एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करने के पीछे वो मोटिव ही नहीं बचता जो कि चाइना के लोगों के पास बचता है। तो ये चीज थी, ये छोटा सा अपडेट था, ये मुझे आपको बताना था। और अगर आपको लगता है ये बहुत छोटी सी चीज है तो इसका कितना डीप कॉन्सिक्वेंसेस हम भुगत रहे हैं ये आपको नहीं पता। ना रोड अच्छी है, ना लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, जो क्रिमिनल होता है वो निकल जाता है, वो ज्यादातर फंसता नहीं अगर वो पैसे वाला है। अगर आपको नहीं पता इसका मतलब आप सही न्यूज नहीं कंज्यूम कर रहे। इसी के साथ साथ जो ट्रंप है उसने एक और धमकी दे दी है, डायरेक्टेड टू इंडिया कह रहे हैं लोग। वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब स्ट्राइक डाउन किया ग्लोबल टैरिफ, तो जो ट्रंप है उसने वार्न कर दिया कंट्रीज को अगेंस्ट प्लेइंग गेम बाय ट्राइंग टू बैक अवे फ्रॉम ट्रेड कमिटमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम अब डील नहीं करते और पीछे भागते हैं, तो जो ट्रंप है वो कह रहा है भाई पीछे मत भागो, बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन हमारा देश है, हमारी मर्जी है कि हमें डील करनी है या नहीं करनी है। अगर हमें 18% टैरिफ ही देने हैं तो मैं यूएस का माल फ्री में अपने देश में क्यों आने दूंगा, ये मुझे आप बताना। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है, और इंटरेस्टिंग चीज भी ये देखने वाली होगी कि क्या हमारे देश में अभी भी वो डील होती है? क्योंकि अब पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर 15% टैरिफ है। मतलब जो यूके ने डील करी थी उसके ऊपर भी 15% टैरिफ है और हमारे ऊपर भी 15% टैरिफ है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये डील क्यों हुई इतनी जल्दीबाजी में? क्योंकि सबको पता था ये जो कोर्ट के अंदर केस चल रहा है इसके वर्डिक्ट बहुत जल्दी आएंगे। जब मुझे पता है, आपको पता है, तो क्या हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नहीं पता था? तो क्या ये डील होगी? क्या एग्रीकल्चर मार्केट खुली रहेगी? क्या इंडिया यूएस के प्रोडक्ट को सस्ते प्राइस पे आने देगा? क्या ये डील किसी ऐसी सिचुएशन में तो नहीं हुई थी जिससे हमारे देश को एक मेजर हैम्पर हो सकता है? इट्स नॉट अबाउट कि बीजेपी है या कांग्रेस है, आप इस पे मत जाओ। इट्स ऑल अबाउट देश मेरे भाई। अगर आपका देश अच्छा करेगा तो आप अच्छा करोगे। कोई पॉलिटिशियन परमानेंट नहीं होता, देश परमानेंट होता है। तो अगर आप देश के लिए नहीं सोच रहे तो आप अपने पोर्टफोलियो के साथ तो जुर्म कर ही रहे हो, अपने फैमिली मेंबर के साथ भी कर रहे हो और आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके साथ भी कर रहे हो। तो कोई पॉलिटिशियन भगवान नहीं होता। तो प्लीज ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बनाना बंद कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर, अदरवाइज इसका कोई सेंस बनेगा नहीं। आप अपने साथ ही गलत करने वाले हो। अगली चीज आती है स्मॉल कैप को लेकर के कि स्मॉल कैप के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे इस समय पे स्मॉल कैप काफी ज्यादा सेल ऑफ हो चुका है। जैसा मैंने कुछ लास्ट वीडियोस में बोला था कि अब मैं एसआईपी करना शुरू करूंगा स्मॉल कैप के अंदर। यहां पे क्या प्रॉब्लम है, जो आप लाइंस देख रहे हो ये EMA वाली लाइंस हैं। अब इन सारी लाइंस के नीचे हमारा स्मॉल कैप है। मतलब क्या है कि यहां पर एक मेजर सेल ऑफ आएगा, ये स्ट्रांग नहीं है। जब जब ये पर्पल लाइन के ऊपर होता है तब तब अच्छा होता है, और अगर ये 50 लाइन के ऊपर चला जाता है तो इसको हम टर्न अराउंड करना कहते हैं। ना ही ये 20 डेज के ऊपर है, ना ही 50, ना ही 100, ना ही 200 से तो काफी नीचे है। तो मतलब क्या है, अभी प्रेशर रहेगा स्मॉल कैप में। मतलब क्या है, जो हमारी SIP है ये कंटिन्यू रहेगी क्योंकि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये हमारे फेवर में है। वर्स्ट के सिनेरियो यहां से 14% डाउन, बेस्ट के सिनेरियो यहां से 18% अप। और SIP करता रहूंगा तो मेरा रिस्क भी इतना ज्यादा नहीं होगा, तो मैं इसको डाउन साइड एवरेज करूंगा। मेरी एक्सपेक्टेशंस है अगले 1 साल के अंदर सिर्फ इसका ऑल टाइम हाई हिट करना। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं एक डिसेंट ग्रोथ अपनी पोर्टफोलियो में देख पाऊंगा। तो इसी वजह से मैं यहां पे इन्वेस्ट करूं। क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है? नहीं, ये स्विंग ट्रेडिंग है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, तो जो लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड हमने लिए थे वो ले ही रखे, उसमें कुछ नहीं हुआ। मैं मल्टीपल पोर्टफोलियोज को मैनेज करता हूं, कुछ अपने नाम से, कुछ किसी और के नाम से। इसके पीछे सिंपल रीजन है, मेरे को टैक्स के अंदर काफी बेनिफिट मिलता है। हार्वेस्टिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, वहां पर आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो जरूर देखना। वहां पर मैंने बताया है कि टैक्स सेव कैसे आप कर सकते हो आसानी से। अगर हम
क्वांट स्मॉल कैप को देखेंगे तो अच्छा खासा ऑल टाइम हाई से 14% के आसपास डाउन है। वहीं पे जो हमारा इंडेक्स है वो कितना गिरा हुआ है, वो अप्रॉक्सीमेटली इस समय पे गिरा हुआ है 15%। सो अगर हम इंडेक्स से कंपेयर करेंगे क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को तो इंडेक्स को अंडर परफॉर्म नहीं करा है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूंगा इसके ओवरऑल कॉम्पिटिटर्स से तो इसने ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि जो एचडीएफसी स्मॉल कैप है ये इतना नहीं गिरा है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप भी इतना नहीं गिरा है जितना क्वांट का स्मॉल कैप गिरा हुआ है। इससे हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि जब भी कोई पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देता है तो वो काफी लंबे समय तक अंडर परफॉर्म करता है। ये लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था जब मैंने क्वांट स्मॉल कैप इवन क्वांट के म्यूचुअल फंड्स के ऊपर वीडियो बनाई थी कि पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल एएमसी अंडर परफॉर्म कर रही है और एएमसी को वापस रिकवर करने में टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? सिंपल रीजन है, जब भी आप किसी चीज को देखो कि अंडर परफॉर्म कर रही है, पोर्टफोलियो को देखो क्या ये जो पोर्टफोलियो है ये करंट मार्केट को सपोर्ट करता है या नहीं करता। आज अदानी गिरा हुआ है, रिलायंस गिरा हुआ है, जियो गिरा हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये पोर्टफोलियो सपोर्ट कर रहा है करंट मार्केट को? एज ऑफ नाउ तो नहीं लग रहा। तो इसीलिए जब तक इस पोर्टफोलियो को सपोर्ट नहीं मिलेगा मार्केट सिचुएशन से, ये पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करेगा। तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से मेरे हिसाब से ठीक है, सस्ता पोर्टफोलियो मिल रहा है आपको। एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से दबा करके लॉस दिखेगा आपको, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म ही रखना, शॉर्ट टर्म में तो बड़ा रिस्क हो जाएगा। लोग अब स्कैम कहना शुरू कर देते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप चीज़ों को नहीं समझोगे तो आपके लिए सब स्कैम है। आपके लिए जॉब भी स्कैम हो सकती है, लोगों को साथ तो ज़मीनों में भी स्कैम हो जाता है। तो स्कैम तो हर जगह है। अगर आप चीज़ों को खरीदने से पहले क्यों खरीद रहे हो, कब खरीद रहे हो, कैसे खरीद रहे हो, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या उम्मीदें हैं, ये नहीं क्लियर रखोगे, समझोगे नहीं एसेट क्लास को, तो एसआईपी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, म्यूचुअल फंड कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपको लॉस ही होगा वहां पे, क्योंकि आप समझ के नहीं खरीद रहे, आप सुनी सुनाई बात पे खरीद रहे हो। जैसे मैंने बताया था कि भाई एसआईपी लोग कैसे करते हैं, लास्ट 1 साल में बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन सा है, अच्छा ये वाला है, ये वाला खरीद लेते हैं। या लास्ट 5 साल में अच्छा क्यों है, ये वाला खरीद लेते हैं। जो आपकी नाव को चलाएगा, मतलब फंड मैनेजर, क्या वो फंड मैनेजर चेंज तो नहीं हो गया, ये कोई नहीं देखता। क्या पोर्टफोलियो में कुछ बदल तो नहीं गया, ये कोई नहीं देखता। क्या जो पोर्टफोलियो है वो करंट मार्केट को सपोर्ट कर सकता है, ये कोई नहीं देखता, ये कोई नहीं देखता। अगर आप 20 साल इन्वेस्ट करने नहीं आए हो, जो कि लोग आपसे कहते हैं कि 20 साल इन्वेस्ट करो, अगर आप ये करने नहीं आए हो तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप 20 साल इन्वेस्ट करने आए हो तो भाई स्मॉल कैप तो कोई भी ले लो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, राइट? तो इन सारी चीजों के ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए। अदर देन दैट एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो पर्सनली मैंने अपने पोर्टफोलियो के लिए करा है, मैंने दिसंबर के पुट ले लिए हैं। अब पुट क्या करता है, बेसिकली आपके पोर्टफोलियो को हेज करता है। अब जो पुट है वो दिसंबर का इस वजह से लिया है क्योंकि वहां पे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है, वॉल्यूम्स काफी ज्यादा होती है, तो एग्जिट करना आसान हो जाता है। एफआईआई भी उस समय पे काफी एक्टिव होते हैं, बिकॉज उस समय पे फाइनेंशियल ईयर एफआईआई के लिए खत्म हो रहा होता है। एफआईआई मेनली यूएस की मार्केट या यूरोप की मार्केट के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं। अब यहां पर क्या होता है, 2 to 5% के आसपास का प्रीमियम आपको देना पड़ता है। ये 5% आपको क्या करेगा कि आपका पोर्टफोलियो अगर नीचे गिरना शुरू कर देता है, 20% गिर जाता है, तो आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रिक्ट कर देगा 2 से 5% के बीच में। अपसाइड होता है तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अपसाइड आप कितना भी जा सकते हो, लेकिन डाउन साइड आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसको कहते हैं हेजिंग। ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है। इसके लोग हजारों लाखों रुपए सैलरी लेते हैं, फंड मैनेजर सैलरी लेते हैं। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी जाननी है तो मुझे कमेंट कर देना, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे काम करती है, क्यों करा है मैंने। मुझे ये चीज़ आती काफ़ी पहले से थी, लेकिन मैंने इस चीज़ को इंप्लीमेंट ज़्यादा नहीं करा। क्यों नहीं करा? सिंपल सा रीज़न है, मुझे अभी तक ये लगता था कि मार्केट ऊपर चली जाएगी 2 साल 3 साल 5 साल के अंदर। अब मुझे ये चीज़ लग रही है कि जो ट्रंप है वो चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स कर रहा है, टाइम के साथ साथ इतनी वोलेटिलिटी पैदा कर रहा है कि कोई भी एक छोटा सा नया न्यूज़ हमारे बाजार को गिरा सकता है। अदर देन दैट, जो हमारे बाजार का ईपीएस ग्रोथ था, अर्निंग पर शेयर, वो होता था 20 के आसपास, आज की डेट में वो हो गया है 8 के आसपास। अब प्रॉब्लम यहां पर ये हो गई है कि कंपनी के रेवेन्यू नहीं बढ़ रहे हैं और कंपनी की वैल्यूएशंस बढ़ती जा रही हैं, और जो ट्रंप है वो हमें धमकियां देता जा रहा है। तो जो सिचुएशन है वो हर दिन हर हफ्ते के हिसाब से बदल रही है, और इतनी वोलेटिलिटी मैंने आई थिंक लास्ट 8 सालों में, जब से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तब से मैंने नहीं देखी है। कोविड का केस भी मैंने देखा था, और कोविड के केस में तो बहुत मजा आया था क्योंकि वहां पे सर्टेनिटी थी कि जो ह्यूमंस हैं वो इस सिचुएशन से लड़ लेंगे जैसे दुनिया में हमेशा लड़ते थे। लेकिन ये जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, जो इतनी कॉम्प्लेक्स है, जो शायद आप बोलोगे यार ये तो यूजलेस चीज है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट है जिससे देश के देश बर्बाद हो जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ईरान का एग्जाम्पल ले लेना, वेनेजुएला का एग्जाम्पल ले लेना। अब आप बोलोगे भाई हम ऐसे तो है नहीं, तो हम पे सेम तरीके से हमला होगा भी नहीं। आप याद रखो
किसी देश को बर्बाद करना है, उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़ दो। ये सबसे बड़ा जुल्म होता है किसी भी देश के ऊपर। और हमारी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर भी है, यूएस के ऊपर भी है और चाइना के ऊपर भी है। चाइना से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, रशिया से हम ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे। अब हमने बोला नहीं, अब जो यूएस है वो हमें बहुत ज़्यादा धमकियां दे रहा है। मतलब क्या है, हम तीनों साइड से कहीं ना कहीं झटका महसूस कर सकते हैं। और एक भी चीज़ हमारे लिए इधर उधर हुई तो याद रखना कि शेयर बाजार दबा करके गिरेगा। और अगर आपने हेज नहीं करा हुआ है तो हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से लॉस भी देखने को मिले। तो मेरे को लगा कि भाई वोलेटिलिटी ज़्यादा है, क्लियर पाथ मुझे अगले 1 से 1.5 साल का नहीं दिख रहा, तो मैं अपने पोर्टफोलियो को हेज कर लिया 2% प्रीमियम दे करके, और ज़्यादा से ज़्यादा 5%। तो ये था इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।